नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतार। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पटना सिविल कोर्ट में ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट में आगमकुआं थाने का दारोगा घायल हो गया है। कोर्ट में विस्फोटक को लाया गया था, टेबल पर रखने के दौरान विस्फोट हुआ है। दरअसल क्राइम सीन को बताने के लिए कोर्ट में इस विस्फोटक को लाया गया था और यह विस्फोटक हॉस्टल से बरामद हुआ था। 24 जून को इस विस्फोटक को बरामद किया गया था और इसको कोर्ट में क्राइम सीन को बताने के लिए लाया गया था, लेकिन जैसे ही टेबल पर रखा गया इसमें ब्लास्ट हो गया। कदमकुआं थाना से बम को एग्जीबिट कराने के लिए लाया था एक सिपाही सिविल कोर्ट में एपीओ ऑफिस में, लेकिन जैसे ही टेबल पे रखा एक बम ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट करने के बाद जो सिपाही आया था उसका पूरा हाथ ये डैमेज हो गया है और एपीओ लोग थे, एक लेडीज एपीओ थी और कई एपीओ थे उसके बैठे हुए। उन दोनों को डैमेज हुआ है, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। और संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आखिर कैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और क्या इसको कोर्ट में रखने के दौरान सावधानी नहीं बरती गई? देखिए अलीम, सबसे बड़ी बात है कि तकरीबन एक सप्ताह पहले जो एक्सप्लोसिव था, या यूं कह लीजिए कि जो कुआं थाना क्षेत्र है, ये कदम कुआं थाना क्षेत्र का मामला है अलीम जी। सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए। शुरू में बात आई थी अगम कुआं थाना क्षेत्र की, तो जो पटेल छात्रावास है वहीं से ये एक्सक्लूसिव जो एक्सप्लोसिव है। दरअसल जो आईबी की रिपोर्ट थी कि पटना में जितने भी हॉस्टल्स और जो लॉज हैं वो एक बार फिर से अग्निपथ योजना के विरोध में एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की तैयारी में, तो आईबी अलर्ट पर पटना पुलिस ने रेड कंडक्ट किया था। उसी दौरान जब पटेल छात्रावास में छापेमारी की गई थी तो ये एक्सप्लोसिव बम बनाने के सारे सामान जो है वो रिकवर किए गए थे। इसको एक्सिक्यूटिव कराने के लिए आज पटना सिविल कोर्ट में पुलिस टीम पहुंची थी। इसमें एक जो दारोगा थे, सब इंस्पेक्टर, उनके अलावा जो दूसरे पुलिसकर्मी थे वो थे। और इसी दौरान कोर्ट में एक कमरे में जब ये सारा चीज रखा गया था, अचानक से गर्मी इतनी थी कि ब्लास्ट कर गया, जैसा कि बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लैप्सेज है और इसी लैप्सेज का नतीजा कि ब्लास्ट काफी ज्यादा तेज से हुआ। जो दारोगा है उमाकांत राय जो इंजर्ड हुए हैं, उनके हाथ में गंभीर चोट आई है और बहुत ज्यादा जो है वो ब्लीडिंग हुई है। इसका दूसरे पुलिसकर्मियों के भी चोटिल होने की खबर है। उनको पीएमसीएच में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जो एफएसएल की टीम है मौके पर पहुंच गई और जांच कर रही है कि लैप्सेज अगर हुआ है तो किस लेवल पर और किस तरीके से हुआ। बहरहाल अब जांच का ये मामला है, जांच के बाद फिर सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अलीम, संजय, क्या इस बम को डिफ्यूज नहीं किया गया था, या जो पुलिस की टीम इसे लेकर आई थी वो श्योर नहीं थी कि यह बम जिंदा है, या बम को डिफ्यूज किया जा चुका है, बम में ब्लास्ट हो चुका है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? जी बिल्कुल, देखिए अभी मौके पर सिटी एसपी पहुंच गए हैं। जो अधिकारियों से मेरी बात हुई उनका ये कहना है कि ये बॉम्ब नहीं था, लेकिन अगर एक्सप्लोसिव भी अगर ब्लास्ट करता है तो किस रीजन से, क्या कहीं ना कहीं लैप्सेस का नतीजा प्राइमा फेसी ये मान रहे हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड कोई बोलने को अभी तैयार नहीं है। देखना होगा। एफएसएल की टीम भी पहुंच गई है, मामले की जांच चल रही, चूंकि काफी वहां पर जोर से ब्लास्ट हुआ है पूरा जो कैंपस था वो, और काफी जो एडवोकेट थे उन्होंने सारी आवाज सुनी है। और क्या इसको लेकर लैप्सेस बरती गई है, किस तरीके से सारा मामला है, एफएसएल की टीम जब रिपोर्ट देगी, लेकिन प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन का इंतजार है। उसके बाद जो बातें सामने आएगी तो स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अलीम, संजय, कई जगह से बॉम्ब को बरामद किया जाता है और पुलिस भी क्राइम सीन को बताने के लिए एक प्रूफ के तौर पर चीजों को कोर्ट में रखती है, लेकिन अगर बॉम्ब बरामद होते हैं तो क्या इसी तरह से लेकर जाया जाता है, या यहां पर कोई लापरवाही हुई है? देखिए पटना में अगर पटना पुलिस की बात करें तो पहला कोई वाकया नहीं है कि इस तरीके से नेग्लिजेंसी बरती गई और ब्लास्ट हुआ। इसके पहले भी बॉम्ब जो रिकवर किए जाते हैं कई जगह लापरवाही से छोड़ दिए जाते हैं, उसका बाकायदा जो प्रोसीजर वो फॉलो नहीं किया जाता है। और ये आज भी कहीं ना कहीं कमोबेश जो लापरवाही रही है उसी का ये नतीजा है, ऐसा पुलिस अधिकारी भी ऑफ द रिकॉर्ड मान रहे हैं। और देखना होगा जो रिपोर्ट आती है, जो एफएसएल की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होगी, वो बहुत कुछ बताएगी कि आखिरकार किस लेवल पर किस तरह का लैप्सेज जो है वो बरता गया है। अलीम, संजय, इस तरह की जब भी विस्फोटक को बरामद किया जाता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, कोर्ट में ले जाने की, कोर्ट में उसको रखने की, प्रस्तुत करने की? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो एक्सप्लोसिव रिकवर किया गया उसको डिफ्यूज किया जाता है। तो अगर ये डिफ्यूज कर दिया गया तो जाहिर सी बात है ब्लास्ट नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही हो बरते, अमूमन लापरवाही ही बरतते हैं जो पुलिस अधिकारी जिनको जिम्मेवारी दी जाती है। जो आईओ थे उन्होंने इसकी शायद गंभीरता नहीं समझी होगी और जो एक्सप्लोसिव है वो बताया जा रहा है, फसल के जो अधिकारी बता रहे हैं कि ये
डेड नहीं था, ये बिल्कुल अलाइव था, ये जिंदा था, एक्सप्लोसिव। और यही कारण है कि जो गर्मी थी, इसका एक रीजन ये भी माना जा रहा है, अगर इसको निष्क्रिय कर दिया गया था, इनएक्टिव रहता तो ब्लास्ट नहीं होता। ये बात तो खुलकर सभी मान रहे हैं, लेकिन कहां पर किस लेवल पे ये सारा कुछ हुआ है, ये अब रिपोर्ट आ जाती है थोड़ी देर में तो स्पष्ट हो गई पटना पुलिस का क्या आधिकारिक बयान इस पूरे मामले पर आता है, क्योंकि कोई भी पुलिस अधिकारी ऑन कैमरा ऑन द रिकॉर्ड कुछ भी बोलने को फिलहाल अलीम तैयार नहीं दिख रहा है। जी संजय, जब भी किसी बॉम्ब को डिफ्यूज किया जाता है तो उसके लिए एक स्पेशल टीम होती है अलग से, आम पुलिस वालों को हो सकता है इसकी जानकारी नहीं हो, तो क्या बॉम्ब स्क्वाड की टीम या उसको डिफ्यूज करने वाली जो टीम है उसने इसको डिफ्यूज किया था? और अगर किया था और उसके बावजूद ब्लास्ट हुआ है तो एक बड़ी लापरवाही माना जाए इसे? जी बिल्कुल, देखिए इस बॉम्ब स्क्वाड की टीम आई थी नहीं आई थी इसके बारे में भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। थोड़ी देर में पटना पुलिस के अधिकारी जब आधिकारिक तौर पे सिटी एसपी पहुंच गए हैं मौके पर, जो एफएसएल की टीम है उससे उनका अभी संवाद चल रहा है। थोड़ी देर में क्या बात होती है स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अभी से थोड़ी देर पहले का ये मामला है, अफरा तफरी का माहौल था, चूंकि जो पुलिसकर्मी है वो इंजर्ड हो गए हैं तो उनका ट्रीटमेंट प्रायोरिटी है पटना पुलिस के लिए, उनका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। थोड़ी ही देर में सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी तो हम बहुत कुछ बताने की स्थिति में होंगे। अलीम जी चलिए संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अतिक्रमण के खिलाफ जहानाबाद प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। गांव से लेकर शहर तक अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। खासकर पईन और तालाब के साथ ही जल स्रोत और जलाशयों पर बने मकानों को प्रशासन की ओर से हटाया जा रहा है। शहर के मलाचक मोड़ पर अलगना पईन पर किए गए अतिक्रमण को पुलिस बल की मौजूदगी में मुक्त कराया गया। दरअसल पईन पर बने कुछ दुकान जिसे नगर परिषद की ओर से लीज पर दिया गया था, उसकी अवधि भी अब खत्म हो गई है। उसके बाद नगर परिषद की ओर से एनओसी दिया गया था, जिसके बाद अंचलाधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमण से अलगना पईन को मुक्त कराया गया। साथ ही फिदा हुसैन रोड में अतिक्रमण कर बनाए गए कुछ और दुकानों को भी तोड़ा गया। नाला पे नगर परिषद द्वारा दुकान बनाया गया था, उसका एग्रीमेंट किया गया था। वर्तमान में लोगों का एग्रीमेंट रद्द हो गया है और अतिक्रमण की समस्या बनी हुई थी, इसलिए लोग हटाया गया है। इसके अलावा बहुत सारे और दुकान बचे हुए हैं फिदा हुसैन मोड़ के आसपास, उसकी तलाशी करा करके नोटिस करा के हटाने के। स्थानीय लोगों का ना कि मतलब सूचना वगैरह नगर परिषद से नहीं, सबको सूचना मिली है। फरवरी में सूचना मैंने दिया था लोगों को कि नगर परिषद के द्वारा सूचना 4 दिन पहले दिया गया, इसका प्रमाण में नगर परिषद ने ही सूचना हमको दिया, विचारनामा रद्द हो गया। राजधानी पटना के दो सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों एम्स और पीएमसीएच के 17 किलोमीटर की दूरी कम समय में तय करने के लिए गंगा पथ बना है। लेकिन आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अगर आप अशोक राजपथ के ट्रैफिक से बचने के लिए इस पथ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। प्रशासन की तरफ से भी यह ऐलान किया जा रहा है कि यह रास्ता इमरजेंसी पेशेंट और डॉक्टरों के लिए है, आम रास्ता नहीं है। अशोक राजपथ की ट्रैफिक से बचने के लिए गंगा पथवे का इस्तेमाल करने वाले हैं। हाल फिलहाल में जो मरीन ड्राइव का उद्घाटन हुआ है उस पुल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आपके लिए ये खबर है, खबर ये है कि आप अगर गोल घर के पास से आगे बढ़ेंगे गंगा पाथवे पर और फिर आप पीएमसीएच पहुंचेंगे तो वहां से आपको एंट्री नहीं मिलेगी अशोक राजपथ में जाने के लिए। ये जो पथवे है वो एक्सक्लूसिवली पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड के लिए है और यहाँ पर साफ तौर पर निर्देश लगातार माइक के जरिए देखिए आप लाउड स्पीकर पे बज रहा है और दिया जा रहा है कि ये जो रास्ता है वो आम रास्ता नहीं है, ये पटना मेडिकल कॉलेज का गेट है, अस्पताल का ये गेट है और यहाँ से सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट और डॉक्टरों के जाने के लिए सुविधाएं हैं। और जो लोग यहाँ पर दिन भर तमाम कई सारी गाड़ियां आ रही है जिनको बार बार यहाँ पे जो गार्ड हैं वो निर्देश दे रहे हैं कि ये आम रास्ता नहीं है, क्योंकि लोग जो हैं जब से इस पुल का उद्घाटन हुआ है तब से लगातार अशोक राजपथ के ट्रैफिक से बचने के लिए गंगा पाथवे का इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद को एनआईटी घाट पीएमसीएच के आगे तक जाने के लिए इस रोड को यूज करने के लिए यहाँ तक आ रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद इस तरीके से निर्देश दिया जा रहा है और बार बार लोगों को ये कहा जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर के कोई भी निर्देश पाथवे पर नहीं लिखा हुआ है तो इस वजह से लोग जो है वो
कंफ्यूज हो जा रहे हैं। इसलिए ये खबर है आपके लिए, आप सुनिए। यहाँ पर लगातार जो है ये इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है लाउड स्पीकर के जरिए। अगर हम बातचीत करने की कोशिश करें कुछ गार्डों से तो फिर हमें ये जानकारी मिल पाएगी कि साफ तौर पर जो जिला प्रशासन है उन्होंने भी ये निर्देश दिया है कि यहाँ पर ये आम रास्ता नहीं है और यहाँ से हर किसी की एंट्री जो है वो अलाउड नहीं है। तो अगर आप अशोक राजपथ की ट्रैफिक से बचने के लिए इस पाथवे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आपके लिए खबर है कि ये रास्ता पीएमसीएच के पेशेंट्स के लिए, इमरजेंसी में जो पेशेंट्स आएंगे उनके लिए और डॉक्टर्स के लिए एक्सक्लूसिवली जो है ये आम रास्ता नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, पटना। और अब बात उफनती नदियों की। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में बाढ़ का पानी बढ़ने के साथ ही नदी के किनारों में कटाव भी तेज हो गया है। गायघाट प्रखंड क्षेत्र के बेनीबाद के आसपास बलौर, निधि, कांटा, पिरौछा, भगमतपुर समेत विभिन्न इलाकों से बागमती नदी कटाव कर रही है। कटाव की वजह से नदी के किनारे के दर्जनों घर जमींदोज हो गए। झोपड़ी में रहने वाले लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाना शुरू कर दिया है। नदी किनारे बसे दर्जनों गरीब लोगों की झोपड़ियां नदी में विलीन हो गई हैं। इसके साथ ही आसपास के इलाकों में खेती किसानी भी चौपट हो गई है। और वहीं पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में बारिश के कारण लोगों पर बाढ़ और कटाव की दोहरी मार पड़ी है। बायसी प्रखंड के मड़वा गांव में महानंदा नदी के तेज कटाव के कारण पिछले 2 दिनों में 25 से अधिक घर नदी में विलीन हो गए और कई वार्डों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बाढ़ के कारण राहत बचाव में भी परेशानी आ रही है। 5 नदियों से घिरा बायसी अनुमंडल में बाढ़ और कटाव यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। और मैं अभी मौजूद हूँ बायसी प्रखंड के मड़वा गांव में। मड़वा गांव में महानंदा ने भीषण कटाव किया है। हमारे साथ यहाँ पर मुखिया प्रतिनिधि हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि क्या हालत है। क्या परिचय हुआ आपका? मुखिया बनगमा, प्रतिनिधि अबू जफर। क्या हालत है? अभी जो महानंदा नदी का जल स्तर ऊपर होते ही महादलित टोला से लेकर मोहसिना के घर तक लगभग 30 परिवार का घर कट के आज खत्म हो चुका। इसका सूचना हम लोग जो है तीसरा और चौथा महीना में। महानंदा नदी है जो अगले वर्ष भी जो है 10-15 घर कट के विलीन हो गया। इस बार भी जो है कट रहा है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिला है। यानी अगले बार जो घर कट के जो यहाँ से ये हुआ, स्कूल में रहा, मैक्सिमम देखिए 2-3 महीना तक रहा, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं किया। कई जगह पे है, मैक्सिमम जगह पे ये जो 5-6 पंचायत बताया गया है, सभी जगह लगभग कटान चल रहा है और फ्लड फाइटिंग का भी काम चल रहा है। लेकिन जल स्तर बढ़ने की वजह से हमें फ्लड फाइटिंग सड़क कटने की भी सूचना है मैडम। तो कई जगह पे आरसीडी की, आरडब्ल्यूडी की रोड भी कटी है, लेकिन पानी का स्तर अभी इतना ज़्यादा है जो उसको अभी रिपेयर नहीं किया जाए। जल स्तर थोड़ा कम होगा तो उसको भी ठीक करवाया जाएगा। अभी कटाव निरोधक काम जो हो रहा था, मड़वा गांव के मुखिया प्रतिनिधि का कहना है कि इन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर डीएम तक गुहार लगाई, लेकिन अब तक किसी तरह का काम नहीं हुआ है। ऐसे में ज़रूरत है उस गांव में कटाव निरोधक काम करने की, ताकि लोगों का जो आशियाना है वो बच सके। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, मड़वा, बायसी, पूर्णिया। इधर अररिया में भारी बारिश के बाद परमान नदी का पानी शहरी इलाकों में प्रवेश कर गया है। जिला मुख्यालय के त्रिशूलिया घाट होते हुए कुरसा कांटा और सिकटी को जोड़ने वाली सड़क पर पानी बह रहा है। बाढ़ के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शहर के हालात का जायजा लिया संवाददाता सतीश मिश्रा ने। अररिया शहर में परमान नदी का पानी दरअसल प्रवेश कर गया है। तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं ये पचकौड़ी चौक वार्ड नंबर 13 खरैया बस्ती कहलाता है और यह सड़क जो है अररिया जिला मुख्यालय को कुरसा कांटा सिकटी नेपाल बॉर्डर तक जोड़ता है, जो कि मदनपुर के रास्ते तक जाता है। यहाँ पर कल से ही जो है परमान नदी का पानी बढ़ रहा है और सड़क पर जो है 1 से 2 फीट पानी जो है वो बह रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो लोग अपने मवेशी को जो है इसी रास्ते से ले जा रहे हैं, चूँकि बाढ़ का वक्त है और चारा की समस्या जो है
किसानों के सामने मौजूद है। तो ऐसे में यहाँ पर शहर की स्थिति को देख समझा जा सकता है कि किस तरीके से अररिया शहर में बाढ़ के हालात हैं। यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। ये बताइए कौन सा जगह है और क्या स्थिति अभी है? कितनी ये नगर में पड़ता है, लेकिन गांव इधर बसंतपुर पंचायत है और स्थिति बहुत भयावह है। स्थिति मुनासिब नहीं है। आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ पानी आ गया। किसान काफ़ी परेशान हाल है। जो हम लोग बीज उपजाए थे खेती के लिए, खेती चौपट हो गई और साथ ही साथ जो बिचड़ा लगाया था वो बिचड़ा दह गया है। और सरकार का जो रवैया है वो साफ़ सुथरा रवैया नहीं है। ज़िला प्रशासन तो बहुत तरह का काम करती है, जो मैडम आई हैं, लेकिन इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये पूरा ग्रामीण एरिया है। साथ ही साथ इस एरिया में बहुत ही हर साल तबाही होती है। तो तस्वीर में देखा जा सकता है किस तरीके से जो शहरी इलाके से जो ऑटो है वो मदनपुर के तरफ जो है इस पानी होकर ही जा रहा है। लेकिन जो प्रशासनिक पहल होनी चाहिए तटीय इलाकों के लोगों के राहत पहुंचाने के लिए, वो जिला प्रशासन द्वारा अब तक नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी नाराज हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और अब बात बारिश की। राजधानी पटना में हुई 2 दिनों की बारिश से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। जल जमाव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जल जमाव से हो रहे परेशानी का जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। और आज भारत रत्न वीसी रॉय की 141वीं जयंती भी है। आज उनकी जयंती के मौके पर उनकी मां के द्वारा जो विद्यालय स्थापित किया गया था उसमें कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उनकी मां ने बहुत उम्मीदों के साथ कि बालिका आगे पढ़े आगे बढ़े, इस उम्मीद के साथ यहाँ पे उन्होंने विद्यालय की स्थापना की थी। लेकिन आज वो विद्यालय किस तरीके से बदहाल की स्थिति झेल रहा है, तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। स्कूल में कार्यक्रम है लेकिन छोटे छोटे बच्चे, जैसा कि इस स्कूल का नाम है अघोर प्रकाश शिशु सदन, लेकिन शिशुओं की स्थिति क्या है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। पानी में छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और पूरा परिसर इस विद्यालय में पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाबू, क्या नाम है आपका? राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी, किस क्लास में पढ़ते हो आप? क्लास 2 में। ये पानी में आप खड़े हो, परेशानी हो रही है? यस। हमेशा ऐसे पानी लगता है यहाँ पे? नो। आपकी बार लगा है? आपका जूता कहाँ गया? भीग गया, खोल दिया आपने? आपका नाम क्या है बाबू? प्रतिभा। आप प्रतिभा, आप परेशानी हो रही है पानी से? किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? क्लास 2 में पढ़ते हो। ओके। आपका नाम क्या है बाबू? बैबुम रश्मि। आपने जूता नहीं पहना, क्या हुआ? वहाँ पे खोल दिया। क्यों खोल दिया? भीग गया था पानी के कारण। आप इतने देर से पानी में बैठे हो, तकलीफ हो रही, परेशानी हो रही है, क्या हुआ पानी से? कौन भीग गए आपके? ये भीग गया। पूरे भीग गए। अब ऐसे कपड़े पहन के घर जाओगे? आपका नाम क्या है बाबू? राज। आप पानी में हो, परेशानी हो रही है? यस मैम। किस क्लास में पढ़ते हो? 4th क्लास। एक और छोटी सी बच्ची, बाबू इधर आओ। आप देखिए, ये जूता पहनकर आई है और पूरा पानी पानी। क्या नाम है आपका? सृष्टि कुमारी। परेशानी हो रही है? यस। हमेशा आपके स्कूल में से पानी लगता है, किस बार? नहीं, अभी हम क्लास 4 ही से पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं। हाँ बिल्कुल। तो कुछ बच्चे न्यू एडमिशन लिए हैं, उन्हें पहले के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो अभी वर्तमान स्थिति है आप देख सकते हैं, विद्यालय का परिसर इतना नीचा है, पानी निकासी हो ही नहीं सकती। और तमाम कार्यक्रम में जो शिरकत करने माँ बाप आए हैं, बच्चे आए हैं, सभी पानी के बीच बैठने को मजबूर नजर आ रहे हैं। जूते पहने हैं, जूते भीग रहे हैं, कुछ बच्चों ने जूते उतार दिए हैं, उनके कपड़े भीग रहे हैं। मजबूरी है, विद्यालय है। बच्चियों के उद्यान के लिए इस विद्यालय की स्थापना की गई थी, शिशु सदन नाम रखा गया था। लेकिन आज उन शिशुओं की स्थिति क्या है, कैसे उनकी परेशानी हो रही है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं। इस जल जमाव के बीच वो स्कूल में आने को मजबूर है, और सिर्फ मजबूर नहीं है, इन पानी के बीच में वो बैठने को मजबूर नजर आ रही हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
और चलिए अब चलते हैं पटना, जहां इस्कॉन मंदिर से रथ यात्रा निकल रही है। यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हैं। हमारे साथ विनीता मिश्रा जुड़ी हुई हैं। विनीता, किस तरह का उत्साह दिख रहा है? तस्वीरों को दिखाइए और बताइए। बिल्कुल, तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे उत्साह श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पटना की सड़कों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हरे कृष्णा हरे रामा की धुन पर भक्त श्रद्धालु नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जिस रथ पर सवार हैं और उस रथ को 51,000 टन फूलों से सजाया गया है। और तस्वीर राजधानी पटना की सड़कों देख रहे हैं आप, कैसे भगवान की भक्ति में भक्त झूमते नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं हरे कृष्णा हरे रामा बोलते हुए नाचते गाते ये कारवां आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि ये रथ रवाना विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने महाआरती के साथ की है। और साथ ही साथ जो मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ जहां से गुजरती है वहां पहले झाड़ू लगाया जाता है, यानी सड़कों को साफ किया जाता है और उस रास्ते भगवान आगे बढ़ते जाते हैं। और जो कारवां है इस्कॉन मंदिर से निकल चुका है और अभी ये कारवां फ्रेजर रोड पहुंच चुका है। गांधी मैदान होते हुए ये एग्जीबिशन रोड और फिर वापस डाक बंगला चौराहा पे ये कारवां पहुंचेगा। बंगला के बाद एक बार फिर से महावीर मंदिर, मान्यता के अनुसार वहां जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। उसके बाद एक बार फिर से भगवान जगन्नाथ की जो रथ है डाक बंगला पहुंचेगी। फिर बाद 2 सालों की तो इस्कॉन मंदिर से रथ यात्रा निकाली गई और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से उत्साह है श्रद्धालुओं में। और हजारों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु शामिल हुए हैं और श्रद्धा भक्तों की दिख रही है। साफ देखा जा सकता है कि इस रथ यात्रा में किस कदर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। तो इस्कॉन मंदिर से ये रथ यात्रा निकाली गई है और इस रथ यात्रा में हजारों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद हैं। पटना में इस वक्त इस्कॉन मंदिर से निकली इस रथ यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं और हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा इन तस्वीरों को दिखा रही हैं। विनीता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विनीता, बिल्कुल, भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है महिला पुरुष बच्चे सभी तो इन तस्वीरों को देखिए किस तरह से पूरी व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी तरह की कोई भगदड़ ना हो। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। इस्कॉन की तरफ से जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनकी भी तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं कतारबद्ध हो कि किस तरह से महिलाएं खड़ी हैं और रथ को खींचा जाएगा। और इस रथ यात्रा में हजारों की तादाद में श्रद्धालु सड़कों पर उमड़े हुए हैं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड।